गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का पॉकेट वीडियो के सेशन में स्वागत है। आज हम पॉकेट वीडियो के सीरीज जो है इसमें एयरफोर्स वाई ग्रुप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन ये रहा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट ओरिजिन इन इंडिया। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि इस ऑप्शन में जितने भी नदियों के बारे में दिया गया है इसमें से कौन सा नदी है जिसका ओरिजिन उद्गम भारत के क्षेत्रों में नहीं है, भारत से बाहर है। तो भारत से बाहर में अगर हम इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे कि कौन सी नदियां हैं तो इसमें आ जाएगी हमारी, तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, राइट आंसर इसका ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली देखिए, अगर हम इंडिया के मैप देखें थोड़ा सा, मानसरोवर तिब्बत के क्षेत्रों में, और यहीं से एक नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। लेकिन तिब्बत जो चीन का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इस ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं। और जब यह अरुणाचल प्रदेश में भारत के क्षेत्रों में प्रवेश करता है यह ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसे दिहांग कहा जाता है, ब्रह्मपुत्र। और ब्रह्मपुत्र नदी जब बंगाल की खाड़ी में जाती है, यानी बांग्लादेश में जब जाती है, तो इनकी दो शाखाएं हो जाती है, दो शाखा में ये बट जाती है। एक शाखा इसका जमुना कहलाता है और दूसरा शाखा इसका मेघना कहलाता है। अब क्योंकि इसी जमुना से जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड में गंगा गंगोत्री यूपी बिहार आदि पश्चिम बंगाल होते हुए जब यह पश्चिम बंगाल के बाद यह जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो उससे पहले यह ब्रह्मपुत्र की एक शाखा है जिसका नाम है जमुना, उससे जाकर के मिलती है। और यह दोनों के मिले हुए जो गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम वाले नदी जो एक धारा मिलकर के बहलाती है उसे कहते हैं पद्मा। तो जमुना नदी और गंगा नदी जब आपस में मिलती है तो उसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं कि ये गंगा नदी कहाँ से ओरिजिन होती है। गंगा नदी जो कि पूरे भारत का सबसे लंबी नदी है और इसका टोटल लंबाई यदि हम देखें तो 2525 किलोमीटर, और इसकी सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की हो जाएगी यमुना नदी। तो यमुना जो है गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है और यह यमुना नदी प्रयागराज में जाकर के गंगा नदी से मिलती है। और गंगा नदी की कई सारी सहायक नदियां अन्य है जिसमें घाघरा, गंडक, कोसी, बागमती आदि सारी नदियां हैं, जो कि जब कभी हम गंगा के बारे में विशेष तौर पर नदी को पढ़ेंगे तो वहां पर टोटल इसके सहायक नदियों के नदी जाल तंत्र को पढ़ेंगे। तो ये रहा गंगा नदी, गंगा से संबंधित कि इसका ओरिजिन कहाँ होता है। तो इसका गंगा नदी का ओरिजिन की बात जब आएगा, उद्गम कहाँ है, तो यह गंगोत्री हिमानी क्षेत्र, गंगोत्री हिमानी। और यहीं से यह जब गंगोत्री हिमानी से जब यह गंगा नदी देवप्रयाग में आती है तो यहाँ पर इसे गंगा नाम दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले यह अलग नाम से जानी जाती है। क्योंकि भागीरथी और अलकनंदा नदी जो है देवप्रयाग में जब मिलती है, भागीरथी और गंगा, याद रखेंगे, भागीरथी और अलकनंदा, जब ये दो नदियां आपस में मिलती है तो जाकर के यह गंगा के नाम से जानी जाती है देवप्रयाग में। और यह देवप्रयाग से बह के नीचे जब आती है धरा पर पहली बार तो वह है हरिद्वार। और यह गंगा नदी सबसे पहले धरा पर पहाड़ को छोड़ करके भूमि पर जो उतरती है तो वह जगह कौन सा, हरिद्वार। तो ये रहा गंगा नदी, और गंगा नदी जाकर के यमुना के सहायक होते हुए आगे बाद में जाकर ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अब आता है यमुना नदी। यमुना जो है ये भी उत्तराखंड के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। गोदावरी, यह दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है और इसे वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। अगर इसका टोटल लंबाई देखें तो 1665 लगभग किलोमीटर में यह नदी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। और इसका उद्गम स्थान यदि हम देखें तो त्रयंबकम की पहाड़ी, कहाँ पे, तो नासिक महाराष्ट्र के क्षेत्र में त्रयंबकम की पहाड़ी पश्चिमी घाट के क्षेत्र से यह गोदावरी नदी निकल करके यह उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है, जिसे दक्षिणी गंगा, दक्षिण
भारत की गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत किसके सुरक्षा के लिए किया गया था? चिपको आंदोलन सब कोई जानते हैं, चिपको आंदोलन अपने आप में काफी फेमस आंदोलन रहा है। इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। देखिए, चिपको आंदोलन की बात जब आएगी तो ये किसके लिए हुआ था, किसके सुरक्षा के लिए? तो इसका अगर राइट आंसर हम देखें तो ये हो जाएगा वन, क्योंकि वनों के संरक्षण के लिए ही चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। और यह आंदोलन चमोली जिला, कहाँ पे? तो उत्तराखंड के चमोली जिला में 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह आंदोलन होता है। और यही सुंदरलाल बहुगुणा नर्मदा बचाओ जो आंदोलन चला था, नर्मदा, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट किए थे। तो ये याद रखेंगे कि चिपको आंदोलन कहाँ से कब शुरू हुआ, किनके नेतृत्व में हुआ। इस आंदोलन में प्रमुख भूमिका जो निभाई थी उनमें महिलाओं का काफी योगदान रहा, क्योंकि इस आंदोलन में वनों की सुरक्षा के लिए यहाँ की महिलाएं पेड़ से जाकर के लिपक जाती थी, उसको पकड़ लेती थी, इसीलिए यानी कि चिपक जाती थी, ताकि पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। इसीलिए इस आंदोलन का नाम ही पड़ गया चिपको आंदोलन। ठीक है ना? तो नेक्स्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर 3 भी हम देख सकते हैं, आर्द्र भूमि। आर्द्र भूमि यानी कि दलदली, ये ना जैव विविधता के लिए काफी उपयुक्त माना जाता है आर्द्र भूमि। आर्द्र अगर हम देखें वेटलैंड डे कब मनाते हैं तो 2 फरवरी को, और ये वेटलैंड डे जो 2 फरवरी को मनाया जाता है, ये रामसर कन्वेंशन जो होता है 1971 में, रामसर कन्वेंशन कहाँ? तो ये शहर है ईरान का, ईरान में एक जगह है रामसर स्थल, वहीं का शहर है, वहीं पर रामसर कन्वेंशन हुआ था आर्द्र भूमि के लिए। और अब तक भारत इसका सदस्य कब बना था? 1982 में, 1982 में। अब भारत में टोटल अब तक कितने रामसर साइट है? तो 80 है, जिसमें से अगर हम देखें कि सबसे अधिक रामसर साइट भारत के किस राज्य में है, तो वह होता है तमिलनाडु में, लगभग 20 है। और बिहार में अगर बात करें कि कितने हैं, तो 3। अभी हाल ही में नागी नक्टी को मिला है और एक पहले से ही था। तो ये रहा हमारा आर्द्र भूमि से संबंधित। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये रहा हमारा संविधान से, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित है? आप सभी जानते हैं आपातकाल, इमरजेंसी। तो ये आपातकाल की जब बात आती है तो भारत में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। कितने प्रकार के? 3। एक आता है राष्ट्रीय आपातकाल, एक आता है राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जब आएगा तो आर्टिकल 352, राजकीय आपातकाल तो 356, और वित्तीय आपातकाल आएगा तो आर्टिकल 360। ये तीनों आपातकाल की चर्चा की गई है। राष्ट्रीय आपातकाल की जब बात आती है तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुके हैं, 1962, 1971 और 1975। यानी 1962 में जब लगा था तो भारत चीन युद्ध के समय, 1971 में जब बांग्लादेश से, और 1975 में आंतरिक हवाला दे करके इंदिरा गांधी जी के द्वारा 1975 में जो लगाया गया था आपातकाल। तो ये 3 बार अब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की जब बात आती है तो एक बार में संसद, जब इसे राष्ट्रपति आपातकाल की जब घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तो 1 टाइम में 1 मंथ के लिए इसे लागू किया जाता है, लेकिन संसद के द्वारा जब इसे पारित किया जाता है तो ये लगभग 6 मंथ तक ले लागू रहता है। फिर 6 मंथ के बाद फिर इसे एक्सटेंड किया जा सकता है संसद के द्वारा बिल को पारित करके। तो ये रहा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल के बाद आता है राजकीय आपातकाल। एक और क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है राष्ट्रीय आपातकाल कि कब कब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है, यानी कंडीशन क्या है। तो एक तो होगा कि यदि वार हो जाए यानी युद्ध,
दूसरा कंडीशन होता है आक्रमण यदि हमारे देश पर कोई कर देता है तो उस कंडीशन में देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। और तीसरा कंडीशन होता है अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह हो जाएगा तो ये तीनों कंडीशन है राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। नेक्स्ट है राजकीय आपातकाल। अभी हाल ही में मणिपुर में लगा हुआ है राजकीय आपातकाल आर्टिकल 356 के तहत। राजकीय आपातकाल तब लागू होता है जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के हिसाब से शासन व्यवस्था नहीं चल रहा होता है किसी भी राज्य में, तो वहां पर राज्यपाल की अनुशंसा पर राजकीय आपातकाल लागू किया जाता है। अब आते हैं हम वित्तीय आपातकाल। देखिए वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक नहीं लागू हुआ है क्योंकि राजकीय आपातकाल तो हमेशा कहीं ना कहीं लगता है। सबसे फर्स्ट टाइम पंजाब में लगा था, लंबे टाइम तक भी पंजाब में ही लगा था, अभी वर्तमान टाइम में मणिपुर में लगा हुआ है। लेकिन वित्तीय आपातकाल भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लागू किया गया है। तो ये वित्तीय आपातकाल नहीं लागू हुआ। हालांकि एक बार जब मनमोहन जी जिस समय वित्त मंत्री थे तो उस समय ऐसा कंडीशन था बट लगा नहीं है। तो ये रहा। तो इसमें उपर्युक्त में से सभी इसका आंसर सही है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्योंकि ये सारे प्रावधान आर्टिकल्स जो है राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो इसका आप लोग बताइए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 क्योंकि 1757 में ही बंगाल में एक जगह है पलासी जो कि भागीरथी नदी, देखिए भागीरथी नदी उत्तराखंड में भी है और भागीरथी नदी का गंगा के ही एक शाखा भागीरथी है जो कि बंगाल में भी भागीरथी के नाम से जानी जाती है। तो उसी भागीरथी के नदी के तट पे पलासी एक जगह है। उसी जगह पर पलासी के मैदान में पलासी की लड़ाई होती है 23 जनवरी को, 23 जनवरी 1757 को, जिसमें शुजा-उद-दौला और ब्रिटिश के बीच यह लड़ाई हुआ। और अगर ब्रिटिश में देखें कि कौन इसका नेतृत्व कर रहा था तो रॉबर्ट क्लाइव इस प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना की ओर से लीड कर रहा था। और इसमें शुजा-उद-दौला, इसमें जाकर के शुजा-उद-दौला की हार हो जाती है और ब्रिटिश सेना जीत जाती है। तो प्लासी का युद्ध काफी निर्णायक रहा बंगाल के क्षेत्रों में ब्रिटिश सेना के लिए। इसके बाद ये ऑप्शन नंबर हमारा 2 का रहा है 1764। देखिए 1764 में क्या हुआ था तो बिहार के बक्सर जो क्षेत्र है इसी बक्सर में बक्सर की लड़ाई हुई थी और इसमें 3 सेना भारत की ओर से थी, जिसमें एक अगर हम देखें तो मीर कासिम जो कि बंगाल के अपदस्थ नवाब थे। उसके बाद आता है अवध के नवाब और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय सिराजुद्दौला, इसमें आ जाएगा अवध के नवाब में। ये तीनों की सेना मिल करके ब्रिटिश सेना की ओर से लड़ाई हुआ था, जिसमें ब्रिटिश सेना को जो लीड कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। और इसी लड़ाई के बाद भारत में ब्रिटिश सेना जो हेक्टर मुनरो था इसमें यहाँ पर भारतीय सेना की हार हो जाती है और ब्रिटिश सेना की जीत होती है। और इसी के बाद में जाकर के एक संधि होता है, उस संधि का नाम था इलाहाबाद की संधि। इस इलाहाबाद की संधि 1765 में जो होता है यह 2 चरण में होता है। एक चरण जो होता है इसका 12 अगस्त को और दूसरा चरण इसका होता है 16 अगस्त को। 12 अगस्त को जो हुआ वह शाह आलम द्वितीय के साथ होता है और दूसरा जो होता है यह अवध के नवाब के साथ होता है। और इसमें इसे इलाहाबाद का क्षेत्र और 53,000 रुपया इनको देना पड़ता है जुर्माना के तौर पर, क्योंकि भाई इसके साथ इसका डायरेक्ट तो कोई ऐसा विवाद हुआ नहीं था और इसने वार युद्ध में सम्मिलित हुआ था, मीर कासिम का साथ दिया था, इसीलिए उनके साथ ये हुआ। तो यहाँ पर ये हुआ। और इसमें क्या होता है शाह आलम द्वितीय को 26 लाख वार्षिक पेंशन पर इसको रख दिया गया कि अब आपको 26 लाख पेंशन दिया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें यह भी तय किया गया कि बंगाल
बिहार और उड़ीसा का जो ये तीनों क्षेत्र था, इस तीनों का दीवानी ब्रिटिश को दे दिया गया। दीवानी का मतलब दीवानी वो नहीं, मैं तेरा दीवानी ये वाला गाना उना मत समझिएगा। दीवानी का मतलब यहाँ था कि जो वित्त टैक्स लेन देन की बात आएगी तो टैक्स वाला बात, ये सारा काम अब ब्रिटिश के नियंत्रण में होगा। टैक्स लेन देन का काम ब्रिटिश करेगी। तो ये रहा इससे जुड़ा हुआ सारा क्वेश्चन। अब आता है 1799। उससे पहले एक और क्वेश्चन, 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के भी नाम से जानते हैं। यदि हम बात करें 1857 की क्रांति, देखिए 1857 की क्रांति जो बैरकपुर छावनी था, बैरकपुर छावनी, इसमें 34वें नेटिव इन्फेंट्री के एक जवान थे जिनका नाम था मंगल पांडे। ये मंगल पांडे जो थे, इन्होंने ही जो सुअर और चर्बी का लगा हुआ जो कारतूस के बारे में चर्चा आई थी, इसको उपयोग करने से मना कर देते हैं कि हम ये कारतूस का उपयोग नहीं करेंगे। और इसी के विरोध में, मंगल पांडे के विरोध के कारण इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। और इसके बाद से यह खबर पूरे भारत में धीरे धीरे फैलना शुरू हो जाता है। और वहीं से इसके बाद 1857 की क्रांति की जो शुरुआत होती है वह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और धीरे धीरे यह चलकर संपूर्ण उत्तर भारत के क्षेत्रों में यह क्रांति फैल गई। और आप सुनते होइएगा कि इस क्रांति में दिल्ली से बहादुर शाह जफर, जिसके सेनापति बख्त खां थे। अब आगे बात करेंगे लखनऊ से बेगम हजरत महल। उसके बाद आते हैं हम बिहार की बात करेंगे तो बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह जी। पटना से बात आएगी तो पीर अली पुस्तक विक्रेता। तो ये सारा क्रांति रहा 1857 की क्रांति, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। और ग्वालियर और झांसी के क्षेत्र से रानी लक्ष्मीबाई, तो ये कानपुर से तात्या टोपे जी थे। तो ये सारा क्रांति 1857 की रहा। अब आ जाते हैं 1799 में। 1799 में टीपू टिपा गया। टीपू कौन था भाई? तो देखिए टीपू कौन था, कैसे टिपाता है। आप सभी जानते हैं कि आंग्ल मैसूर हुआ, आंग्ल मैसूर युद्ध। और आंग्ल मैसूर युद्ध में जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध था, इसी चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जाति का वैज्ञानिक नाम क्या है? आप सभी जानते होइएगा। मानव जाति का वैज्ञानिक नाम की बात आएगी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, होमो सेपियंस। कौन हो जाएगा? होमो सेपियंस। देखिए ये होमो, एक इसमें ऑप्शन नंबर देखिए, ये जो होमो इरेक्टस दे रहा है, यह जब मानव खड़ा होना सीखा तो ये उस मानव को मानव इरेक्टस कहा गया। लेकिन जब मनुष्य औजार बनाना सीखा, औजार मतलब हथियार बनाना सीखा, तो वैसे मानव को कहा गया होमो हैबिलियस। लेकिन जब मनुष्य ज्ञानी हो गया, ज्ञानवान आप सभी हैं, तो ये ज्ञानी मानव जब हुआ तो उसे कहा गया होमो सेपियंस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का हमारा ये पॉकेट वीडियो का सीरीज यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों के मध्य प्रेजेंट होंगे। आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, सेशन को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद।